अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर कौन सा है जी? 187। अब इसमें क्योंकि सारा 20-20 नंबर के हैं तो हमने कहा था इनको हम साथ का साथ ही कंप्लीट करते हैं। जब जीके वाले शुरू होंगे उनमें सिर्फ जीके का पोर्शन करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 करते जाएंगे। आगे है जी, हज़ारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? मनसेरा में। हज़ारा कहाँ पे है? मनसेरा में। ठीक है, बस। आगे इन विच ईयर वाज द जिपर इन्वेंटेड? तो 1893 में, 1893 में इन्वेंट हुई थी जिपर। अब चेक करते हैं कि जिपर बनाई किसने थी। ठीक है, तो आप लिखोगे तो जिपर इन्वेंट हुई 18 का क्या लिखा कब है? 1893 में। अच्छा, ये एक ना, ये जो है ना, ये वाली ये बनाई थी वाइट कॉम, WHITCOMB, WHITCOMB जुडसन, JUDSON। ये जो 1893 में बनाई थी। ठीक है, WHITCOMB, WHITCOMB आगे जुडसन, JUDSON। अब 1893 में इसने बनाई थी। ठीक है, अब एक है जो मॉडर्न जिपर है, मतलब आजकल जो हम जिप यूज करते हैं वो बनी। अब लिखो मॉडर्न, आप लिखोगे मॉडर्न, मॉडर्न वो बनी थी 1913 में, 1913 में। ठीक है, उसका नाम है GIDEON, गाइडियन, GIDEON। सनबैक, SUNDBACK, सनबैक इसने बनाई थी ये। आजकल जो मॉडर्न हम जिप यूज़ करते हैं ये बनाई थी GIDEON, गाइडियन सनबैक ने 1913 में। जो मॉडर्न उससे पहले जो आई थी 1893 में, जो सवाल आया हुआ है वो यूज़ की थी किसने? वाइटकॉम जुडसन ने। चलो ये सवाल हमारा यहाँ पे सही हो गया। हमने कोशिश क्या करनी होती है अब जिपर है क्या चीज जी? जिप, अच्छा, जिप क्या होती है? ठीक है। तो जिप का मुराद। अब हमने थोड़ा सा ये साइकी समझनी है पेपर को, कि अगर वो एक चीज़ का पूछता है तो हम उसकी डेट पूछेंगे और उसका ये भी चेक करें कि ये बनाई किसने थी। तो हम खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की इतनी सी रिसर्च करनी है, आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चैट जीपीटी पे ऊपर ये डाल के उसने 5 चीज़ें बता दी और 5 चीज़ें वो लिख देते हैं, उनमें से याद करते रहते हैं, उनमें से आता नहीं। तो हमने इसकी साइकिल को समझना है, उतना काम करेंगे जितना हमें याद होगा और हम उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास इंदिरा नोई, renowned businesswoman and former CEO of PepsiCo, is originally from which country? तो इंदिरा नोई बेसिकली इंडियन की है, इंडियन है। ये क्या कह रहे हैं कि जो पेप्सिको कंपनी है उसकी CEO रह चुकी हैं। ठीक है, अब इंडिया का कैपिटल आप लिखोगे दिल्ली, इंडिया के साथ आप लिखोगे दिल्ली। US के साथ लिखोगे वाशिंगटन, वाशिंगटन लिखेंगे वाशिंगटन। श्रीलंका के साथ लिखोगे कोलंबो, श्रीलंका के साथ लिखेंगे कोलंबो। बांग्लादेश के साथ लिखेंगे ढाका, ढाका। ठीक है, US वाशिंगटन, इंडिया दिल्ली, श्रीलंका कोलंबो, बांग्लादेश ढाका। बहुत हो गया जी। आ गया द 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय विच कंट्री? 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता है? तो वो पाकिस्तान ने जीता है। किसने? आप लिखोगे पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, ये जो 1992 का वर्ल्ड कप है ना, हमने हराया किसको था? आप लिखोगे वॉन बाय इंग्लैंड या डिफीटेड इंग्लैंड, हमने इंडिया इंग्लैंड को हराया था। अब आप ये लिख दोगे वॉन बाय इंग्लैंड या डिफीटेड इंग्लैंड।
1992 का वर्ल्ड कप। अब इसमें आप लिखो एट मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, MELBOURNE, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, MELBOURNE, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इसको कहा जाता है बंसन बर्नर कप, ये भी लिखो आप, BUNSEN, बंसन, BURNER, बर्नर, बंसन बर्नर कप। हर एक कप का नाम होता है। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को हमने हराया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, और इसको बंसन बर्नर कप भी कहा जाता है, बंसन बर्नर कप, ठीक है। अब इसमें इमरान खान कैप्टन होता है बेसिकली। आगे हमारे पास ये इमरान खान कैप्टन होता है, आप लिख सकते हो। आगे है तरबेला वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, तो 1976 में। तरबेला कब होता है, तो 1976 में। तरबेला तरबेला कब होता है, तो 1976 में तरबेला, ठीक है, 1976। अच्छा, इसके साथ आप लिखोगे इंडस रिवर, ये इंडस के ऊपर है। तरबेला के साथ आप लिखोगे इंडस रिवर, ये इंडस के ऊपर है, इंडस, ठीक है। फिर आप लिखो लार्जेस्ट अर्थ फील्ड, ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्थ फील्ड है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी आ सकता है पूरी दुनिया में। जो पूरी दुनिया में डैम है ना, उनमें से ये इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, तो इसे कहते हैं लार्जेस्ट अर्थ फील्ड। जी जी, पानी की कैपेसिटी के हिसाब से लार्जेस्ट। सर फिर जी, सर जब फिर सैलाब आता है या फ्लड थ्रेट्स होती हैं तो फिर हमारा इतना नुकसान क्यों होता है? वो बाद में। उसकी वजह ये है कि ये कुछ कुछ एरियाज पे बने हुए हैं ना ये, तो ये आपको मैं फ्लडिंग के कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। अभी फ्लड्स आएंगे ना, अल्लाह ना करे, तो मैं उसके ऊपर आपको पूरा बताऊंगा कि फ्लड्स आते क्यों हैं, फ्लड्स की टाइप्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे, इन्वायरमेंटली कैसे। तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर पूरा रखूँगा। ओके सर। अच्छा, आगे है हमारे पास इसकी कैपेसिटी मेगावाट में 4888 मेगावाट, 4888, 4888 इसकी कैपेसिटी है। 4888 इसकी कैपेसिटी है, 4888, ठीक है। तो 4888 मेगावाट तरबेला डैम की कैपेसिटी है। ओके हो गया, ठीक है। अब हमने याद रखना है ये इसकी लोकेशन, ये KPK सवाबी या सवाबी KPK, ये बेसिकली है कहाँ पे, सवाबी KPK में। अब ये बड़ा रिपीट होगा ये सवाल इंशाल्लाह, इसके बारे में यही हम लिखते रहेंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इंडस जो तरबेला डैम है 1976 में कंप्लीट हुआ, अर्थ फिल डैम, ठीक है, और KPK सवाबी, इंडस रिवर, और इसकी कैपेसिटी 4888, 4888 मेगावाट, ठीक है। ये इसके बारे में इतना ही सवाल आता है, ठीक है। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता और इसके ऊपर डिटेल करेंगे। आगे अजीब, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सीरीज ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट दैट अकर्ड इन सेवरल अरब कंट्रीज, तो इसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग। इसको क्या कहा जाता है, अरब स्प्रिंग। अब हुआ ये था, जब ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है ट्यूनिस, आप लिखो स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूनिस, स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूनिस। ट्यूनिस एक नॉर्थ अफ्रीका का एक मुल्क है, उससे ये स्टार्ट होती है, स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूनिस। आप लिखो स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूनिस, ट्यूनिसिया, ठीक है जी। अच्छा, वहाँ से ये क्या होता है, वहाँ पे एक होता है, इसको कहते हैं रेडी वाला होता है,
तो वो अपने आप को आग लगा देते हैं। सेल्फ इमोटेशन इसको कहा जाता है, आग लगाना। तो जब वो अपने आप को आग लगाते हैं, ये महंगाई की वजह से और इन चीज़ों की वजह से। अब ये जो मिडल ईस्ट है ना, ये जो नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट है, ये बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहे। और जब ऑटोमन एम्पायर हार गई थी जर्मनी से, तो ये फिर कंट्रोल में आ गए एलाइज पावर के, जिसमें आपका ब्रिटिश, फ्रांस, ठीक है, और ये इलाके होते हैं। तो ब्रिटिश, ये फिर सारा इलाका ब्रिटिश के कंट्रोल में और फ्रांस के कंट्रोल में भी रह चुका है। अब क्या होता है कि जब भी किसी को कॉलोनाइज किया जाता है, तो उसकी जो एलीट होती है उस मुल्क की, या उसके जो वडेरे होते हैं, वो उनको पहले यूटिलाइज करते हैं, उनको करप्शन में लेके आते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो मुल्क हैं, इन्होंने अपने अपने ख़ानदानों की हुकूमत बना ली, अपने अपने जागीरदारों की, बड़े बड़े लोगों की हुकूमत बना ली। जो आम पब्लिक है वहाँ तक एक्सेस ही नहीं जा रहा, वहाँ तक रिसोर्सेज जा ही नहीं रहे। तो वो बेचारे क्या हो गए थे, इसको कहते हैं बैकवर्ड चले गए। तो उसको क्या किया उन्होंने, इसको मतलब इस चीज़ से निकलने के लिए वो वहाँ पे ट्रेनिंग से ये स्टार्ट हुई। उसके बाद ये लीबिया में जो मुअम्मर गद्दाफ़ी है उसको गिराया गया। उसके बाद ये सारे ये यमन के क्राइसिस स्टार्ट हो गए। तो ये जो मिडल ईस्ट है, इसको सारे को इसने लिपेट में ले लिया था। तो इसके साथ आप लिखोगे यमन क्राइसिस, YAMEN, यमन क्राइसिस। तो यमन क्राइसिस भी 2011 में स्टार्ट होते हैं। यमन क्राइसिस 2011, यमन क्राइसिस 2011 में ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, लिटिल बिट, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। आगे है मकरान and Haran regions were formerly merged into Balochistan province in 1952। ये मकरान और खारान स्टेट्स थी जिन्होंने बलूचिस्तान को ज्वाइन किया था 1952 में। अब जब इंडिया डिवाइड होने लगा था, आप सुनोगे, उस वक्त टोटल स्टेट थी 565। आप लिखो टोटल स्टेट्स 565। टोटल स्टेट्स कितनी होती हैं? 565। जब इंडिया होता है ना, डिवाइड होता है, तो उससे पहले जो स्टेट्स होती है 565 होती हैं। आप देखो टोटल स्टेट्स 565, 565। फिर आप लिखोगे पाक ज्वाइंट, जो पाकिस्तान को कितनों ने ज्वाइन किया था? 13। पाकिस्तान को कितनों ने ज्वाइन किया था? 13। तो पाक ज्वाइंट 13। पाकिस्तान कितनों ने? 13 ने। अब लिखो फर्स्ट, जो फर्स्ट ज्वाइन करती है वो होती है बहावलपुर। आप लिखो फर्स्ट बहावलपुर। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस सवाल को। टोटल स्टेट्स होती हैं 565। जब एक इंडिया, अभी यूनाइटेड इंडिया होता है, उसमें से 565 में से 13 पाकिस्तान को ज्वाइन करती हैं, जिनमें से ये मकरान और खारान है 1952 में, और बहावलपुर पहली होती है जो ज्वाइन करती है। वो ज्वाइन करती है 1947 में। आप लिख दो बहावलपुर फर्स्ट ज्वाइन के साथ जो लिखा है 1947, छोटा सा लिखता रहे। ये कीवर्ड्स लिखने हैं, ये इतने कीवर्ड्स लिखने हैं, ये रिपीटेडली याद रहेंगे, और इसके ऊपर ही लिखने हैं, बुक के ऊपर। ठीक है, चलो आ गया। द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया वाज बेस्ड ऑन तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डी ऑप्शन। डायरकी क्या होता है? डायरकी कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। आप लिखोगे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरकी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरकी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 सवाल आते हैं। आप लिखोगे इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रो लिख दो, सिंपल इंट्रो। 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रोनोलॉजिकल में पढ़ाऊंगा। ये डायरकी क्या होती है, ये 1919 की रिफॉर्म्स क्या होती है, जब पाकिस्तान हिस्ट्री को प्रॉपर्ली हम करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं, और मज़े की बात है, ये फेमिलियर होते हुए आपको ये सारी चीज़ें इधर ही याद हो रही हैं। तो जब वो करेंगे आधी आती होंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो डायरकी इंट्रोड्यूस्ड 1919। आप लिखो इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट होती है 1921 में।
इम्प्लीमेंटेड 1921 में, इम्प्लीमेंटेड 1921 में। इसके साथ आप लिखोगे यहाँ पे अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब ख़त्म होती है, तो 1937 में अबॉलिश। उन्नीस सौ सैंतीस में अबॉलिश होती है डायरकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। चले आगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9, तो ये नैनोमीटर है। जो 10 की पावर -3 है, ये क्या है, इसके साथ आप लिखो मिलीमीटर। 10 की पावर -3 मिलीमीटर, और 10 की पावर -6 क्या है, माइक्रो। 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर 9 नैनो, 10 की पावर 12 पीको। अब ये छोटे बच्चों वाले सवाल है, हमें भूले हुए हैं, और हम भी अभी छोटे बच्चे ही हैं। हाँ, PECO, हम अभी छोटे बच्चे हैं, KG के, ठीक है। आप KG के और मैं प्ले ग्रुप का हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन इधर खेलता रहता हूँ, ठीक है जी। आगे है, ठीक है, नैनोमीटर लिख लिया हमने, गुड वन। आ गया सिलीनियम, अ ट्रेस एलिमेंट वर्क्स क्लोजली विद विटामिन ई। तो विटामिन ई से सिलीनियम होता है, ठीक है, सिलीनियम ई। अब दो सवाल इसके बारे में आते हैं कि कौन सी ऐसी विटामिन हैं, सुनेंगे, जो वाटर सॉल्युबल हैं, और कौन सी ऐसी विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, कि कौन सी विटामिन वाटर में घुल मिल जाती हैं और कौन सी फैट में। आप लिखोगे वाटर सॉल्युबल, या वाटर सिंपल लिख दो, वाटर SOL लिख दो, वाटर सॉल्युबल, सॉल्वेबल, ठीक है, वो है B एंड C, B प्लस C, विटामिन B एंड विटामिन C वाटर सॉल्युबल है, B एंड C वाटर सॉल्युबल है, B एंड C वाटर सॉल्युबल है। आगे लिखो फैट सॉल्युबल, ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल हैं। जब एवरीडे साइंस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। वाटर सॉल्युबल B एंड C, फैट सॉल्युबल ADE एंड K। चल, अभी इतना ही बहुत। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ स्टार स्टार्ट्स फ्यूजिंग हीलियम इनटू कार्बन इट बिकम्स रेड जायंट। उसको क्या कहते हैं, रेड जायंट। अब एक सवाल लिखा हुआ है सुपरनोवा, जो B ऑप्शन है सुपरनोवा, इसके साथ आप लिखो एक्सप्लोडिंग स्टार। सुपरनोवा के साथ हम लिखेंगे एक्सप्लोडिंग स्टार, सुपरनोवा के साथ हम लिखेंगे एक्सप्लोडिंग स्टार। अच्छा, ठीक है। अब आप नीचे लिखो सन, SUN, सन डैश येलो डार्फ। सन को येलो डार्फ कहा जाता है। सन को क्या कहते हैं जी, येलो डार्फ, ठीक है। सन को क्या कहते हैं, येलो डार्फ। गुड हो गया, इतना इतना ही लिखना है हमने, थोड़ा थोड़ा उतना लिखेंगे जितना अब हम अभी याद कर सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं ना होता, ये तो 5-6 सवाल होते हैं, और मुंह भैड़े नहीं कर रहे मुंह भैड़े नहीं करने, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है इंशाल्लाह। अब देख ले, मैं पिछले 1.5 घंटे से खाप रहा हूँ, आपने मैंने देखे कोई एनर्जी लूज हुई हो, खुदा की कसम प्रेशर नहीं फील होता, इतना इंटरेस्ट लेके करता हूँ, ठीक है। आ गया, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। आप C के ऊपर टिक लगाएंगे। अब जो ट्रांजिस्टर है, इसके साथ लिखो सेकंड। अब जो टेक्नोलॉजिकली ये जनरेशन में यूज हुआ था, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। अब जो D ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके साथ आप लिखोगे थर्ड, तो थर्ड जनरेशन में IC, थर्ड जनरेशन में IC, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लिखेंगे फोर्थ, तो फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर।
ऊपर आप लिखो फिफ्थ, आगे लिख दो AI। अब फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में AI। चलो जी ठीक है, अब इसको सीरीज को आप देखना, ये आसान वाला, इतना मुश्किल नहीं है, मैथ हम करेंगे ना प्रॉपर। आ गया चेंज नरेशन, अब दोबारा नरेशन की बात आ रही है कि ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर। आगे है इसका बी ऑप्शन कि ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर आएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड ही टोल्ड हर आ रहा है, टोल्ड आ रहा है, तो जब यहाँ पे टेंस पास्ट में आएगा तो अंदर भी हम पास्ट वाला टेंस लगाएंगे, इसकी वजह से वांटेड आया है। पीछे क्योंकि ही है तो फिर आई की जगह हम ही लगाएंगे क्योंकि वो मिलना चाह रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब करेंगे ना इसमें ये क्लियर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दिए। क्वेश्चन छोड़ दिया 13, चलो कितनी हो 15 हो गया जी, 15 13 कर लेते हैं, 14 हमने खुद करना है, थोड़ा एक एक जान के वैसे स्किप कर रहे हैं। चले नहीं हो गया, गलती से हो गया। अच्छा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो फर्स्टेस्ट मेमोरी। अब ये होता है रजिस्टर, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर मैं आपको बताऊं उसमें ये होता है कि आपका जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है, इसमें काम हो रहा होता है और इसके इनसाइड में एक मेमोरी होती है जो रजिस्टर होती है। आप रजिस्टर के साथ लिखोगे मेमोरी इनसाइड CPU, मेमोरी इनसाइड CPU, तो रजिस्टर के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर सेकंड पे स्पीड अप आता है, वो कैश मेमोरी सेकंड में आती है, तो रजिस्टर फास्टेस्ट है। लेकिन अगर ये रजिस्टर ना हो और कैश मेमोरी हो, जो बी ऑप्शन है, तो कैश मेमोरी भी होती है। ये होता क्या है, ये बेसिकली न्यूमॉन आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, इसने दिया था न्यूमॉन आर्किटेक्चर। उसमें ये होता है कि जब आप एक प्रोग्राम चलाते हो तो उसकी एक कॉपी आपकी कैश मेमोरी में चलेगी। अब जब आप उसको दोबारा चलाओगे, जब तक आपने सेशन आपने चलाया हुआ है, तो वो आपकी मेमोरी से एक्सेस नहीं करेगा, वो उसी कैश मेमोरी से एक्सेस करेगा, तो वो स्पीड कम हो जाती है। जब ये आप कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में मजे की बात ना, ये सारी मेरी ना, जब ये तैयारी की स्पीड अप हुआ था ना, ये मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा था। जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि वो वर्क किस तरह करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मेन काम है कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, एक काम स्पीड से हो और टाइम कम लगे, ये कंप्यूटर का मेन काम है। अब देखो ना, अगर कई कंप्यूटर जो है यहाँ पे अभी ओपन ही ना हो रहा, 2 मिनट लगा दे, ऐसे कहेंगे यार कि किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर वो जल्दी हो रहा है तो उसके कहते हैं ये सिस्टम अच्छा है, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है एक्चुअली उसका काम ये होता है कि वो एफिशिएंटली काम करता है, कि उसमें वो टाइम थोड़ा लगाए और काम ज़्यादा करे। तो जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हो तो वो किस टेक्निक से आपका प्रोसेसर काम करता है, आपका माइंड भी उसी टेक्निक से काम करता है, तो आपने अपने माइंड की भी जॉब शेड्यूलिंग करनी होती है, ठीक है। तो जब मैं ये आर्किटेक्चर पढ़ रहा था तो उस वक्त मॉर्निंग में मैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ता था, सॉरी मॉर्निंग में जीके और इवनिंग में कंप्यूटर, ठीक है। तो अब मेरे दोनों चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे टेस्ट थे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे सब्जेक्ट के भी टेस्ट क्लियर हुए, मेरे जीके के भी क्लियर हुए, मेरे टाइपिंग भी क्लियर हुई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने टेस्ट दिए वो सारे ही होते गए। तो जब आप सिस्टमेटिकली करते हो तो आपकी चीज़ें एफिशिएंटली होती हैं, ठीक है। चले हूँ इजाज़त है, अगले सवाल दी आप 14 खुद करना। 16 है पैसिव वॉइस ऑफ साजिद गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। मैंने आपको बताया था जब हम एक्टिव बनाते हैं किसी सेंटेंस का, तो एक्टिव में क्या होता है कि हमारा जो प्रायोरिटी होती है, जो फोकस होता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा हो। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को फोकस देने लगे, या हम कहें कि अब ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम इंपॉर्टेंट है जो किया जा रहा है, तो हम उसका पैसिव बनाते हैं। जिस तरह ये है कि अब साजिद गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, अब साजिद की इंपॉर्टेंस है ना, तो उसने शर्ट दी है। लेकिन अगर हम कहें एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय साजिद, अब
फोकस किसके ऊपर आ रहा है? शर्ट के ऊपर, ओल्ड शर्ट के ऊपर आ रहा है ना। तो ये हम इसमें पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने का क्या तरीका है कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाय लगा देते हैं, ठीक है, आगे से हम टेंस को चेंज कर देते हैं। ये पैसिव हम प्रॉपरली आपको पढ़ाएंगे। ये ऑप्शन इसको टिक मारेंगे। द टीचर स्पोक पोलाइटली टू मी। अब जो स्पोक है ये वर्ब है। अब स्पोक क्या है? वर्ब है। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी और वर्ब को क्वालिफाई करे, उसको हम एडवर्ब कहा जाता है। तो ये पोलाइटली बेसिकली एडवर्ब है। पोलाइटली क्या है? एडवर्ब है। तो पोलाइटली क्या है? एडवर्ब है। पोलाइटली क्या है? खड़े हो क्लास। पोलाइटली क्या है? एडवर्ब है। तो जब हम किसी के साथ एल वाई भी लगा देते हैं तो वो भी वर्ब, एडवर्ब बन जाता है। तो पोलाइटली क्या है? एडवर्ब। तो आगे है रमदान इज द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, ठीक है। अब देखो हिजरी कैलेंडर की बात आ गई। अब कितनी मजे की बात है कि हमें पता हो कि हिजरी कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था। आप लिखोगे हजरत उमर स्टार्टेड। हजरत उमर स्टार्टेड 16 हिजरी में उन्होंने ये स्टार्ट किया था। लेकिन हिजरी कैलेंडर एक्चुअली किस डेट से स्टार्ट हुआ था? वो हिजरत मदीना, जब हिजरत मदीना होती है तो आप लिखोगे हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड हजरत उमर ऑन इन 16 हिजरी और स्टार्टेड ऑन द इवेंट ऑफ हिजरा। जो हिजरत का इवेंट होता है उसके बाद ये सारे ईयर स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप लिखोगे फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट महीना फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट कौन सा है? मुहर्रम है। ये याद रखना, 9 और फर्स्ट। बाकी तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जागते जाएंगे, ठीक है। आधे घंटा रहेगा स्टाफ आने वाला साडा, सोना नहीं। आ गया मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा। आप लिखोगे 1797। 1797 में गालिब साहब पैदा हुए थे। आप लिखोगे दिल्ली के साथ लिखो दिल्ली। वफात, दिल्ली के साथ लिखो वफात। दिल्ली में वफात पाई 1869 में। दिल्ली में वफात पाई 1869 में। दिल्ली में वफात पाई 1869 में। साथ लिखो खतूत का इमाम। इनको खतूत का इमाम कहा जाता है। खतूत का इमाम, उसके साथ आप लिखोगे, इन्होंने आप लिखो शायरी को मन बेरंग मन अस्त कहा। बस आप लिखो शायरी को बेरंग मन अस्त कहा, मतलब फीका कि इसमें कोई रंग नहीं है। उर्दू शायरी को आपने ना उर्दू, आप लिख दो उर्दू कलाम या उर्दू शायरी को बेरंग मन अस्त। बेसिकली जो गालिब था ना, गालिब, ये मेरा पसंदीदा शायर भी है, जो कि मैं 2010-11 से इनको पढ़ रहा हूँ। ये इतना मतलब कैलिबर वाला बंदा था इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहता था कि जो मतलब मेरा उर्दू का कलाम है ना, उसमें कोई मज़ा ही नहीं है, मतलब बेरंग मनस्त है। ये फ़ारसी में कलाम इसका बड़ा अच्छा है, फ़ारसी करता था, लेकिन इसको वजह शोहरत उर्दू के कलाम से मिली है। तो उर्दू के कलाम की वजह से ये मशहूर होते। इनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या खूबियाँ और एक इंसान को क्या सीखना चाहिए इनके माइंड सेट के हवाले से। चले आगे है, ये पानी मुल्तान बह गया है, मतलब वक्त ज़ाया हो गया। अगर आप लोग अभी टाइम ज़ाया करोगे तो ये सारा पानी मुल्तान बह जाएगा। वजह क्या है कि ये जो बारिश आती है ना सिलाब की, तो चनाब का पानी सारा इधर जाता है। तो अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पानी मुल्तान बह जाएगा, ठीक है। ये सिलाब उधर जाता है, मुल्तान वाले पानी तो अड्डे लाने लगा जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है। यहाँ पे आने की टिकट नहीं है, जाने की टिकट है।
प्लानिंग ऑफिसर 188। अब आपने जस्ट 15-20 दिन पढ़ना ना, जैसे प्लस्तर चीज़ें याद हो जाएंगी। चलें 188 निकाल लेंगे सारे बच्चे। मैं थोड़ा सा ये इसलिए मजाक करता हूँ कि चिल चिल मारना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपोर्ट बन के नहीं बैठ सकता। हाँ चलो जी, सवाल नंबर 1, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब तो याद है भाई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब छोटा सा यहाँ लिख दो कि क्या कहते हैं न्यूयॉर्क को? बिग एप्पल। बिग एप्पल। बिग एप्पल न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और बिग, और जो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको बिग बोर्ड कहा जाता है। बिग बोर्ड, BOARD, बोर्ड, बिग बोर्ड, ठीक है। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बस घबराना नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे से पूछ लेना कि सर हम इसको कैसे रिवाइज करें या कैसे याद करें, उनको मेथड बता दूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड, BOARD, बिग बोर्ड, और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल। अच्छा, एक सवाल है कि जो एशिया की जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है? शंघाई। शंघाई निप्पॉन जापान की। आप लिखोगे लार्जेस्ट इन एशिया शंघाई, लार्जेस्ट इन एशिया शंघाई, लार्जेस्ट इन एशिया शंघाई, F, ठीक है जी, लार्जेस्ट इन एशिया शंघाई। आगे है FE चौधरी वाज अ रिनाउंड पाकिस्तानी, तो ये फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर क्या नाम है इसका? फर्स्ट एल्मर। इसको सर्च कर लेना, FE क्या है। सर फर्स्ट एल्मर है, और जो फजल इलाही चौधरी है ना, मतलब FE चौधरी की मतलब बोला है ये, और ये FE चौधरी सर वो बता है, वो तो प्रेसिडेंट था ना फिर ऐसे ही बैठ जा, ठीक है। FE चौधरी, इसको आप सर्च कीजिएगा। अच्छा, अब पेंटर के साथ लिखेंगे, पेंटर कौन है? AR चुगताई। पेंटर के साथ हम लिखेंगे A.R चुगताई, और साथ लिखेंगे फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प। अब्दुल रहमान चुगताई ने पहली पोस्टल स्टैम्प बनाई थी पाकिस्तान की, ठीक है। अब लिखा हुआ है D ऑप्शन, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन सा है? वड़ाइच, क्या नाम है उसका? सुहेल वड़ाइच। अब मैं आपको सिर्फ वो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो PPSC ने पूछे हुए हैं, ताकि हम जब रिपीट करें सवाल तो हमें याद रहे। अब और भी जर्नलिस्ट हैं, और भी फोटोग्राफर हैं, और भी पोएट हैं, लेकिन हमने वो करने हैं जो ज़रूरी हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड मारेंगे, ओके है? गुड वन। आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो बिल दरवाज़ा एंड पाउल एलन, बिल गेट्स एंड पाउल एलन, तो ये C ऑप्शन। इन दोनों ने क्या बनाई थी? माइक्रोसॉफ्ट। आप लिखोगे 1975, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी, 1975 में, ठीक है। अच्छा, A ऑप्शन लिखा है स्टीव जॉब्स। अब स्टीव जॉब्स लिखा है, इसके साथ आप लिखो एंड वुज़नायक, WOZNIAK, वुज़नायक, स्टीव जॉब्स एंड वुज़नायक। इसके साथ आप लिखो एप्पल, और 1976, 1976, वुज़नायक, वुज़नायक, ठीक है, वुज़नायक 1976। आगे लिखा लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन, गूगल। इन्होंने गूगल बनाई थी, GOOGLE, गूगल, 1998 में। ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारी आपको मिलेंगी। अलहदा करना है, वो भी अलहदा सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो 1998, और जिंगरबर्गर, मार्क जिंगरबर्गर,
तो ये फेसबुक 2004 में, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक 2004 में। इसके साथ लिख दो फेसबुक डिप्लोमेसी 2008। फेसबुक डिप्लोमेसी ये क्या टर्म होती है कि डिप्लोमेटिकली फेसबुक को यूज़ किया जाता है, जिस तरह ट्विटर को यूज़ किया जाता है। हाँ? तो 2004 में, तो थोड़ी 8 में फेसबुक डिप्लोमेसी, एफबी डिप्लोमेसी 2008, और मार्क जकरबर्ग ने 2004 में ये बनाई थी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, आगे रिलीजियस गोल्स। आगे हाँ, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस वेयर टेररिज्म इज यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी टू अचीव रिलीजियस गोल्स। तो उसको रिलीजियस टेररिज्म कहा जाता है। जब आप टेररिज्म को इस तरह यूज़ करें कि हमारा रिलीजन प्रिवेल करे या हमारे रिलीजियस गोल्स आए, तो या वायलेंस करें, तो वो रिलीजियस टेररिज्म होगा। एक एथनिक टेररिज्म क्या होता है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है या जो आपकी कास्ट है या जो आपकी पहचान है, जिस तरह बलोचिस्तान को बलोच है, पंजाब को पंजाब है, तो पंजाबीज हैं, वो उसकी बेस पे अगर टेररिज्म करेंगे तो उसको एथनिक टेररिज्म कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल होगा तो पॉलिटिकली क्या होता है कि लोग सियासी तौर पे एक दूसरे को मारते हैं। उसके बाद कल्चरल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कि ऐसे कन्फ्लिक्ट जो लोग कल्चरली डाइवर्स होते हैं, गोरों का कल्चर और है, हमारा कल्चर और है, तो हम उनके कल्चर को नापसंद करेंगे, तो नापसंद करते हुए अगर हम वायलेंस करेंगे तो दैट इज़ कल्चरल एक्सट्रीमिज्म या कन्फ्लिक्ट। बस सुनना होता है। आगे हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब आजकल करंट कौन सा, आप इसको सर्च करके लिखेंगे। ठीक है, अगर तो ये है तो इसको टिक करेंगे, वरना आप इसको अपने ऊपर देख लेंगे, ये चेंज होते रहते हैं। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, लॉर्ड वेवल होता है। तो लॉर्ड वेवल के साथ आप लिखोगे पेनल्टी मेट, PENULTIMATE, पेनल्टी मेट, इसका मतलब है सेकंड लास्ट। जो लॉर्ड वेवल है वो पेनल्टी मेट होता है, PENULTI पेनल्टी मेट या सेकंड लास्ट, तो पेनल्टी मेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में एक सवाल आता है, ये शिमला कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की तरफ से किसने अटेंड की थी। तो आप लिखोगे कायदे आज़म, या लिखो जिना लियाकत नाज़मुद्दीन अटेंडेड। बस जिना लियाकत नाज़मुद्दीन अटेंडेड, जिना लियाकत नाज़मुद्दीन अटेंडेड। तो इन तीनों ने ये अटेंड की थी शिमला कॉन्फ्रेंस। अब इसका क्या बैकग्राउंड है वो बाद में। लॉर्ड इरविन, जो डी ऑप्शन है, इसके साथ आप लिखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो उस वक्त जो वाइसराय होता है वो लॉर्ड इरविन होता है। बस सिंपल इतना लिखेंगे। अब लिखो लॉर्ड वेवल, चलो हो गया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के साथ आप लिखो 1905 डैश पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल में हमारा वाइसराय होता है इंडिया का, इसके दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। लॉर्ड कर्जन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। लास्ट जो है, आप माउंट बैटन के साथ आप लिखोगे लास्ट। जो लास्ट वाइसराय होता है वो माउंट बैटन होता है। जगह है और लिखावा, बस करिए। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर, ये लास्ट पेपर है। सवाल नंबर, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन सी वाटर। तो सी वाटर में अबंडेंस में क्या पाया जाता है, तो क्लोरीन। क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाई जाती है। अब एक सवाल आता है कि अबंडेंस इन द यूनिवर्स, अबंडेंस इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन। आप लिखोगे अबंडेंस इन यूनिवर्स हाइड्रोजन, abundance in universe hydrogen, abundance in universe hydrogen, abundance in element chlorine या सी वाटर क्लोरीन। abundance in universe जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। बाकी आगे कराएंगे।
द मसल इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई आर कलेक्टिवली नोन एज, जिसको कहा जाता है हैमस्ट्रिंग्स। क्या कहा जाता है? हैमस्ट्रिंग्स। अच्छा, इसके साथ आप लिखो लॉन्गेस्ट बोन। जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज फीमर, FEMUR, फीमर। जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर, लॉन्गेस्ट बोन, इसको थाई बोन भी कहते हैं। और शॉर्टेस्ट बोन को कहते हैं, आप देखो शॉर्टेस्ट स्टेप्स, कान की जो होती है स्टेप्स, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट होती है, कान वाली शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट फीमर, STAPES, स्टेप्स। लिखते जाए बच्चे, गुड वन। सिलिकॉन इज यूज टू मेक सेमी कंडक्टर्स। ये कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं ये सिलिकॉन से बनती हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर की जहाँ जिस सिटी में ज़्यादा काम होता है उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। आप लिखोगे सिलिकॉन वैली, वो है कैलिफोर्निया US में। लिखते जाओ, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया US। अब देखो ना, इन चीज़ों के साथ आपने अपना नॉलेज एक्सपैंड करना, आप रीडिंग करें, आप न्यूज़ चैनल सुने, आप इन चीज़ों को देखें पढ़ें, तभी आइडिया होगा। तो कितनी बातें हैं, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरी छोटी सी जान है, मैंने इतनी चीज़ें संभाल कर रखी हैं, तो आप भी इसी तरीके से रिवाइज करते रहा करें, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया USA। आ गया जी, प्लानिंग कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये फ्लेक्सिबल है, गोल ओरिएंटेड है और टाइम बाउंड है। तो ये प्लानिंग आप टाइम बाउंड मतलब आपकी जो प्लानिंग होती है वो एक टाइम में होती है कि यार इन 3 महीनों में हमने ये करना है, और गोल ओरिएंटेड होती है। और फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अपग्रेड करते रहते हो। ये नहीं है कि एक दफ़ा प्लानिंग रिजिड नहीं करना, चेंजिंग होती रहती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये प्लानिंग ऑफिसर का पेपर था तो ये सवाल आ गए। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। बाकी जो है इसको प्लानिंग प्रोमिसेस कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बस इसको टिक मार दो, प्लानिंग प्रोमिसेस पढ़ लेना। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी क्या होती है? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा 14, चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ईच वन ऑफ अस। अच्छा, जब भी आपका ईच आएगा, ईच, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसका मतलब होता है एक, सिंगुलर, ईच वन ऑफ अस, ठीक है। तो ईच के बाद हैज आएगा हमेशा, एवरीवन के साथ भी हैज आता है। ये आपको रूल्स मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। ईच वन ऑफ अस हैज अ पेन, ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पूरा टॉपिक है, आपको वो पढ़ाएंगे। ईच वन ऑफ अस आएगा जी, तो उसके बाद हैज। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। जॉन लव्स फ्लाइंग बट वी डोंट। अब देखो जॉन लव्स, अब लव्स जो वर्ब के साथ एस आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने देखा जब इस तरह दो क्लॉजेज आ जाएं तो दोनों में सेम हमने टेंस यूज करना होता है। अब इसमें इंडेफिनिट टेंस है तो आगे भी इनडेफिनिट यूज करेंगे ना, तो फिर वी के साथ हमेशा डू, आगे डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा ना। डजंट अगर आता तो सिंगुलर के साथ आना था, अगर आर नॉट आता तो वो अगर कंटिन्यूस होता फिर होता था। हैज़ नॉट भी नहीं आएगा तो डोंट आएगा, क्योंकि पीछे हमारा इनडेफिनेट टेंस हमने यूज़ किया ना, तो आगे भी हमारा इनडेफिनेट आएगा और प्लूरल के साथ डोंट आता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा इसको सीखते जाना है। आ गया देगची, ये किस किस्म का है? तो इसे मसगर कहते हैं। मसगर से मुराद छोटा। अब जिस तरह देग है, इसम मकबर जो होगा वो देग होगा, इसम मकबर क्या होगा? वो होगा देग। अब देग होगा और देगची, तो देग होगा और देगची, ठीक है। इससे मकबर देग को कहते हैं, इससे मसगर उसका देग हो जाएगा। इसमें सिर्फ होता है एक्चुअली एडजेक्टिव को कहा जाता है, ठीक है। तो मस्तर फिर आगे उर्दू में हम सारे बात करेंगे। अब हमने 188 पढ़ा, थोड़े से हमारे पेपर हैं, थोड़े से हम काम कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अब इतना काम ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला काम हमारा बढ़ेगा। अब आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे पास,
10 मिनट हैं। एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कोई सजेशन, कुछ भी। यू आर ऑल वेलकम टू आस्क और सजेस्ट। लेकिन जब एक फ्लो में मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो करूँ जितना ज़रूरी है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट किया करो। सर जी पेपर नंबर 187 का था, अपने शायर का कोई आप बता रहे थे, गालिब का शायरी को बेरंग, आगे पता नहीं क्या था। बेरंग मन अस्त, बेरंग मन मन अस्त, अस्त। बेरंग मन अस्त। उन्होंने अपनी उसको बेरंग मन अस्त कहा था। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक रिकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद अगर किसी ने पूछना तो पूछ सकते हैं।